जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ बुल्स एंड बीयर्स। इस वीक में मार्केट का एनालिसिस किया जाए तो ऑलमोस्ट तकरीबन 2.4% पे क्लोजिंग कर रही है। अभी एक आध घंटे के अंदर क्लोजिंग होने वाली है। बहुत ज़बरदस्त मार्केट ने इस वीक भी परफॉर्म किया है और हमारी जो कॉल्स थी बुल्स एंड बीयर्स में उसने भी काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म किया है। चलें फौरी तौर पे सेशन भी स्टार्ट करते हैं, डायरेक्टली जाते हैं फराज भाई की तरफ। फराज भाई कैसे हैं आप? और थोड़ा सा मार्केट का भी ओवरव्यू दे दें। जी अल्हम्दुलिल्लाह मार ज़बरदस्त सब अच्छा है। इस दफ़ा मैं पूरी शीट दिखा देता हूँ कि जब से हमने बुल्स एंड बेयर शुरू किए है तो टोटल जो अब तक कॉल्स हैं इंक्लूडिंग ग्लोबल मार्केट्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, फॉरेक्स को मिला के हमने तकरीबन अभी तक की 242 ट्रेड कॉल्स दी हुई हैं, जिसका विन रेट 85% चल रहा है। सो ये बहुत अच्छी सक्सेस रेट है, विन रेट बहुत अच्छा है। 32 स्टॉप लॉस है यहाँ पे और 187 टेक प्रॉफिट्स हैं। इसके अलावा कुछ ट्रेड कॉल्स पेंडिंग में हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टॉम सी एल, इसमें सजेस्ट ये किया हुआ है कि 35.5 पे जब आए उस टाइम बाय करना है, तो ये ट्रेड अभी ट्रिगर नहीं हुई। इस तरीके से कुछ ट्रेड्स जो ऑलरेडी रनिंग में चल रही हैं, जैसे पेल है 42.9 की एंट्री थी, आज बढ़ा हुआ है 45 समथिंग हुआ था। ये ट्रेड ओपन है, चल रही है। डी एच पी एल ये भी प्लस में चल रही है। लोड्स ये भी प्लस में चल रहा है। सही है। पाउंड यूएसडी ट्रिगर नहीं हुआ या हो गया 1.33866। लास्ट वीक ये बताया था कि एक सर्टेन लेवल था बुलिश का, उससे ऊपर निकले, ब्रेकआउट दे और बाय करें। उस केस में टीपी हिट हो गई थी। बेरिश के केस में अभी ट्रिगर हुई होगी। इसको भी रिव्यू कर लेते हैं थोड़ी देर में। गोल्ड जो सजेस्टेड लेवल था वहाँ पे आया नहीं था। US 100 जो सजेस्टेड लेवल था वो भी आया नहीं था। सो ये ट्रेड इंटैक्ट थी, अभी तक जाके इन पे वो नहीं हुआ। जो कैनेडियन डॉलर्स की हमने ट्रेड दी थी उसका एसएल हिट हो गया था। बीटीसी इथेरियम की टीपीज हिट हो गई थी। एमको का एसएल हिट हो गया था, लास्ट वीक भी बताया था। हाइफा सिस्टम्स की कॉल्स अभी तक चल रही हैं। सो ओवरऑल देखा जाए हमारा ये बहुत अच्छा सक्सेस रेट है, इसके ऊपर बहुत अच्छा विन रेट है। सो जो लोग ये कह रहे होते थे ना कि आप एसएल्स के बारे में नहीं बताते, या मैं हमेशा यही कहता था कि जो ट्रेड प्लान्स आपको दिया हुआ है एसएल का या टीपी का, वहीं पर ही उन्हीं ट्रेड प्लान्स को फॉलो करें। सो ये एक अपडेट है जहाँ पे इतनी अच्छी सक्सेस रेट है सब कुछ मिला के। सो मेरे ख़्याल में जो लोग सिर्फ यही आके मेंशन कर रहे होते हैं कि हमारा एसएल हिट हुआ है, सो गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है कि टीपी भी हिट हो रही होती है तो प्लीज़ उसको भी मेंशन किया करें कि हमारी टीपी हिट हो गई है। तकरीबन ये हमारी 41 एपिसोड्स हो गई हैं और जल्दी हमारी 50 एपिसोड्स होने वाली हैं। अगर आप लोग इसी तरीके से इनकरेज करते रहे और अच्छे कमेंट्स करते रहे तो फिर हम हो सकता है कि इस बुल्स एंड बेयर्स को कंटिन्यू करें। अदरवाइज़ अगर सिर्फ मुझे यही मैसेज आते रहे कि 32 स्टॉप लॉस हिट हुए हैं और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर बंदे का दिल नहीं करता काम करने का। ठीक है, तो आपकी तरफ से मोटिवेशन हमेशा हमें चाहिए होती है। सो और ये जो शीट बनाई गई है बाय द वे, ये आप ही लोगों में से फॉलोअर्स हैं, अली रज़ा और उस्मान, इन लोगों ने मिलके बनाई है। एक एक ट्रेड को उन्होंने जाके ट्रैक किया, फॉलो किया। सो ये मेरी बनाई भी नहीं है। सो ओवरऑल बहुत अच्छा सक्सेस रेट चल रहा है बुल्स एंड बेयर्स का, और ये मेरे ख्याल में अपने आप में एक मुनफरिद शो है जो अब सारी मार्केट्स को भी कवर कर रहा है, टेक्निकल बेसिस पे भी, फंडामेंटल्स पे भी, विद प्रॉपर ट्रेड प्लान एंड रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप इस 85% विन रेट को देखें, आप पर ट्रेड रिस्क लेते हैं, फॉर एग्जांपल स्टॉक का 2% रिस्क 2% रिवॉर्ड के हिसाब से। सो अगर आपकी 10 में से 8 टीपीज हिट हो रही हैं या 10 में से आप 5 में से 4 टीपीज हिट हो रही हैं, तो आप ओवरऑल नेट प्रॉफिटेबल रहेंगे। ठीक है, जो ट्रेड्स अभी रनिंग में है वो आपको पता है कि उसके एसएल्स और टीपीज मेंशन किए हुए हैं। सो रिस्क मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे आप ये कर रहे हो कि आपने एसएल्स और टीपीज को फॉलो कर रहे हो। सो हमारा ओवरऑल ये वीक है और वीक की अपडेट थी, और ओवरऑल जो 41 एपिसोड्स थी उस पर हमने अभी तक ये काम किया। डोंट स्किप दैट। अगर आज तक आपने इन्वेस्टमेंट की और आपको लॉस हुआ तो आपको समझ आ गई होगी कि बगैर इन्वेस्टमेंट सीखे हुए इन्वेस्ट करेंगे तो लॉस करेंगे। यहाँ पे मैं रेकमेंड करने जा रहा हूँ सरमाया.pk की ट्रेनिंग, जो कि आपको हेल्प करेगी कि कैसे अपने इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिटेबल होना है। महंगाई मसला नहीं है, मसला ये है कि हमें पता ही नहीं है कि इन्वेस्ट कहाँ से करें और ज्यादा पैसे कैसे बनाएं। सो डू टेक सरमाया.pk कोर्सेज एंड बिकम फाइनेंशियली हेल्दी। परफेक्ट हो गया। अच्छा, मैं यहाँ पे सब लोगों को ये बताता चलूँ कि ये जो विन रेट अभी आप लोगों को 85% नजर आ रहा है, दिस इज ह्यूज, और ये बहुत बड़ा है। जो लोग अभी तक जो 4-5 साल जिनको हो गए टेक्निकल एनालिसिस यूज करते हुए, उनको पता है कि इतना जबरदस्त सक्सेस रेट, विन रेट होना भी काफी रेयर होता है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा रेफरेंस के तौर पे एक बात बता देता हूँ कि जो इंटरनेशनली थॉमस बिलकॉस्की एक ऑथर भी है बुक का, और उसने पैटर्न्स के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया हुआ है।
उसने हिस्टोरिकली यानी कि 50-60 साल के अंदर जो आपके जितने भी पैटर्न्स बनते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं, जितने भी हैं, वो सारों को कंपाइल करके एक सक्सेस रेट निकाला हुआ है हर पैटर्न का। तो वो कहता है कि ऑलमोस्ट जो है वो 45% टू 55% इन सारे पैटर्न्स का सक्सेस रेट होता है। ठीक है, तो वो ये कहता है कि ओवरऑल अगर आपका 50% से 55% के दरमियान भी सक्सेस रेट है आपका, और अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2:1 रख रहे हैं, यानी कि ज्यादा रिवॉर्ड रख रहे हैं, तो आप एक कामयाब ट्रेडर हैं। और यहाँ पे हम आपको 85% का सक्सेस रेट दिखा रहे हैं, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितना यहाँ पे डिफरेंस है। यही चीज हम लोग आप लोगों को सिखाते हैं कि यार फंडामेंटल्स को यूज करो, टेक्निकल्स को यूज करें, और रिस्क टू रिवॉर्ड के ऊपर आप काम करेंगे। सिर्फ ये गिनती के 30 आपने एसएल वो नहीं गिनती करने, ये भी देखें कितने ज्यादा टीपीज हैं, तो आप अल्टीमेटली सक्सेसफुल होंगे। अच्छा अमार, यहाँ पे मैं एक दो चीज़ें और ऐड करूँ। और ये जो कंसिस्टेंसी देख रहे हैं आप, तो ऑलमोस्ट 1 साल हो गया। सो ये कंसिस्टेंसी लाना ये बहुत बड़ी बात होती है। सेकेंडली, आपने देखा होगा हमारे बहुत से शोज़ अमार के और मेरे, हम एक जगह से नहीं कर रहे होते, हम यूजुअली ट्रैवलिंग में होते हैं। सो बड़ा मुश्किल होता है ये एफर्ट पुट करना, एनर्जी पुट करना, जब आप ज़ाहिर है कि और कामों में बिज़ी हैं और आप लोगों के लिए आके शो करना है। इसके अलावा जो डायरेक्शंस और गाइडेंस दी जा रही होती है आपको कि घबराएं नहीं, मार्केट बुलिश है, आप लोगों ने वॉर सिचुएशंस देखी, आप लोगों ने टैरिफ वॉर देखा, उसमें भी हम आपको आके वही तरीके, वही डायरेक्शंस बता रहे थे जो मार्केट ने बाद में जाके ली। ठीक है, इसी तरीके से क्रिप्टो में भी इसी तरीके से डॉलर इंडेक्स जब बढ़ रहा था उस पर भी बता रहे थे, गोल्ड पे भी बता रहे थे। सो मेरे ख्याल में जो अमार की एफर्ट है या जो हम एज अ टीम ये काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, और ये जो 85% अचीवमेंट है, विन रेट है, ये बहुत मैसिव है। और बहुत से लोग ये कह रहे होंगे अभी तो बुलिश चल रही है मार्केट, तो आप लोगों का इतना अच्छा सक्सेस रेट है, आप परेशान ना हो, बेयर मार्केट में भी इससे अच्छा ही सक्सेस रेट दिखाएंगे आपको इंशाल्लाह। चलें जी अमार। अच्छा चलिए, फंडामेंटल्स को हम पहले कवर कर लेते हैं। एक मैं अनाउंसमेंट करना भूल गया था। मेरा जो दूसरा वाला कोर्स है फॉरेक्स फंडामेंटल्स कोर्स, जिसके अंदर मैं करेंसीज के जो फंडामेंटल्स होते हैं उसको भी पढ़ाते हैं। तो लास्ट हमने वीक के अंदर मैंने और लाइक भाई ने एक पॉडकास्ट भी की है जिसमें हमने KSE 100 इंडेक्स को भी डिस्कस किया था, और जो फॉरेक्स फंडामेंटल्स के अंदर मैं चीज़ों को कवर करता हूँ वो भी मैंने वहाँ पे डिस्कस किया था। और हम इसको अब पब्लिक करने जा रहे हैं विद द परमिशन ऑफ राजबी एज वेल, क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस जो है ना, हमने पहले प्री रैक रखा हुआ था इसका, और अब जो है वो हम प्री रैक से इसको हटा के पब्लिक वाली साइट पे भी लेके आ रहे हैं। बिकॉज वी थिंक कि जिन लोगों को हल्का बिल्का भी टेक्निकल, वैसे तो मेरा बहुत था कि टेक्निकल एनालिसिस जिसको अच्छी आती है वो ही इस कोर्स के अंदर आए, ताकि मुझे अपने एंड से थोड़ी सी एफर्ट ना करनी पड़े बिल्कुल बेसिक्स के ऊपर, क्योंकि ये कोर्स जो है ना थोड़ा सा एडवांस पार्ट में आता है। और जब आप ये इसके अंदर कोर्स में चीज़ें पढ़ते हो, फंडामेंटली चीज़ों को देखते हो, फिर आपको अंदाजा होता है कि भाई यार करेंसीज को अगर आप फंडामेंटल्स के साथ टेक्निकल्स दोनों को कंबाइन करके चलोगे, फिर तो बहुत ही मज़ेदार किस्म के आपको ट्रेंड्स नजर आते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम चलते हैं। अच्छा, ये बुल्स एंड बियर्स का फॉर्मेट अगेन आप लोग देख सकते हैं, ये इसी फॉर्मेट से हम चलते हैं। पहले सारा ये मार्केट रिकैप वगैरह आप लोगों ने देख लिया, ये पहले भी मैंने डिस्कस कर चुका हूँ, तो इसके बाद दोबारा डिस्कस नहीं कर रहा। उसके अलावा जो है ये लास्ट वीक के जो डेवलपमेंट्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको भी आप पॉज करके दोबारा देख सकते हैं। ये तीनों लास्ट वीक के डेवलपमेंट्स हैं। इस वीक के हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगेन गुड न्यूज़, IT एक्सपोर्ट जो है हमारी तकरीबन 24% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुई है, और जो हमारा इस टाइम नंबर आया 354 मिलियन का, दिस इज द हाईएस्ट एवर मंथली फिगर। तो ये एक चीज़ बहुत बड़ी है पाकिस्तान के लिए। बुलिश रहा करें, हम हमेशा से ही कहते हैं कि जब आप बुलिश चीज़ों को देखते हैं, आप पॉजिटिव माइंड सेट रखते हैं, आप पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज ही आपको मिलेंगी। ठीक है, करंट अकाउंट यहाँ पे देखें, अब जरूरी नहीं है कि हर चीज़ हमारी अच्छी चल रही हो, तो ये करंट अकाउंट हमारा थोड़ा सा डेफिसिट वाली साइड पे जाना शुरू हो गया, $254 मिलियन। ये एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि जैसे ही जैसे आपकी ग्रोथ आती है तो फिर हम इंपोर्ट ज़्यादा शुरू कर देते हैं। ठीक है, कुछ अर्सा पहले भी ये डेफिसिट बढ़ गया था, जिसकी वजह से अगर आपको याद होगा तो जो स्टेट बैंक है उसने इंटरेस्ट रेट को कम नहीं किया था, वही यही वजह थी। एक तो नंबर 1 आपकी इन्फ्लेशन का एक आध नंबर थोड़ा सा ज़्यादा आया था एक मंथ के लिए, और आपका करंट अकाउंट डेफिसिट आया था। तो इस दफ़ा जो आपका जुलाई का पीरियड है इसमें भी डेफिसिट आया, और इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये भी बनती है कि जुलाई से ऑनवर्ड्स आपका फिस्कल ईयर नया स्टार्ट होता है, तो उससे पहले पहले बहुत ज़्यादा कंपनीज जो हैं, बहुत ज़्यादा जो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट करती हैं, वो कोशिश करती हैं कि पहले से इंपोर्ट कर दिया जाए। हो सकता है कि अगले बजट के अंदर टैक्सेस वगैरह ज़्यादा लग जाए, तो ये भी कुछ सिनेरियो होते हैं जिसकी वजह से इंपोर्ट्स वगैरह ज़्यादा होती है। अच्छा, रेमिटेंसेज आपके ऑल टाइम हाई पे जा रहे हैं इस टाइम। अगर पिछले साल की निस्बत देखें, 7% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। इस मंथ तकरीबन $3.2 बिलियन आए हैं, विच इज़ अगेन स्पेक्टेकुलर, विच इज़ गुड।
विच इज गुड फॉर द इकोनॉमी एज वेल, ठीक है। सर्कुलर डेब्ट जो है वो डिक्रीज बाय 2.3 ट्रिलियन से तकरीबन 1.6 ट्रिलियन रुपीस तक आ चुके हैं। ये हम पिछले एक साल की बड़ी आप कह लें कि फेमस ये न्यूज़ है, और ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड आपको नजर आ रहा है। ओजीडीसी, पीपीएल, पीएसओ, ये सारी कंपनीज क्यों इतनी ज्यादा परफॉर्म कर रही हैं? क्योंकि सर्कुलर डेब्ट जो है इनका काम हो रहा है, ठीक है। तो यही रीजंस हैं इनकी परफॉर्मेंस की। और यहाँ पे मैंने एक चार्ट भी यूज किया है, तो ये सारे आपके जहां पे पेएबल टू पावर प्रोड्यूसर्स थे, तो आप देख सकते हो फिजिकल ईयर 25-4 के अंदर 1.6 ट्रिलियन था। ये तकरीबन हाफ तो नहीं आया, 40% कम हो गया। तो ये देख सकते हो कि आपका ऑलमोस्ट जो है काफी हद तक ये कवर हो रहा है, सर्कुलर डेब्ट इनका काम किया जा रहा है। जो जिनको पेएबल टू फ्यूल सप्लायर्स, ये भी थोड़ा सा कम हो गया है। अमाउंट पार्क जो आपका पीएचएल है, जिसमें आपने पैसे देने हैं अभी, वो तकरीबन अभी यहाँ पे होल्ड है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जो है काफी हद तक आप देख रहे हो 40% के राउंड अबाउट सर्कुलर डेब्ट आपका कम हो चुका है, विच इज गुड फॉर द इकोनॉमी, ठीक है। स्टेट बैंक फॉरेक्स रिजर्व्स राइज टू 11 मिलियन टू 14.24 बिलियन, ये भी एक अच्छी चीज है। ये भी हर वीक तकरीबन मैं कवर करता हूँ। म्यूचुअल फंड्स एसेट्स सर्ज 7-fold टू रुपीज 3.9 ट्रिलियन इन 6 years। ये एक बहुत बड़ी न्यूज है, और मुझे लगता है कि सरमाया का भी एक बहुत बड़ा रोल है कि लोगों को म्यूचुअल फंड्स की तरफ डाइवर्ट करने का। तो ये पिछले कुछ सालों से के अंदर जो है लोगों को आगाही आई है, लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली है कि भाई रियल एस्टेट से निकल के कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में भी डालो, डायरेक्टली आप लो रिस्क में डालो, हाई रिस्क में डालो। तो म्यूचुअल फंड्स के यहाँ पे जो ट्रेंड नजर आ रहा है वो बता रहा है कि लोग जो है इस साइड पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड फेज ऑफ सीएम ग्रीन ट्रैक्टर्स प्रोग्राम जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। ये मिलर ट्रैक्टर एजीटीएल का एक थोड़ा सा पार्ट जो होता है, उनको ये ट्रैक्टर सेल करने होते हैं टुवर्ड्स फार्मर्स, और इसमें कुछ कंडीशंस वगैरह भी होती हैं। कंडीशंस यहाँ पे मैंने नहीं लिखी हुई, लेकिन लास्ट पहला फेज भी हमारा चला था पिछले साल के अंदर। इस साल अगेन एक और फेज लॉन्च किया है चीफ मिनिस्टर ने, और ये अगेन पाकिस्तान, मेरे ख्याल से ये पंजाब के अंदर है। तो ये अगेन दिस इज गुड इनिशिएटिव फॉर फार्मर्स, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, पाकिस्तान टू इंपोर्ट 85,000 टन ऑफ शुगर फ्रॉम अजरबैजान। तो ये आपने देखा पाकिस्तान के अंदर शुगर के अंदर कई दफा ये मामला आते हैं कि हम बाहर से इंपोर्ट कर देते हैं। यहाँ पे काफी हद तक इरेगुलरिटीज हैं हमारे शुगर इंडस्ट्रीज के अंदर। तो इसकी वजह से फिर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि भाई हम 85,000 टन जो है वो शुगर इंपोर्ट करेंगे अजरबैजान से, ठीक है। फर्टिलाइजर कंजम्पशन मिक्स इन जुलाई, डैप फेसेस शार्प डिक्लाइन। तो ये हम ऑलरेडी मैं बताता आ रहा था कि यहाँ पे यूरिया सेल और डैप्स की जो सेल्स हैं आपकी, ये थोड़ी सी कम होने वाली हैं। ऑल्दो एक्सपेक्टेशन जितनी थी उससे कम ही डिक्लाइन हुई है, जिसकी वजह से आपको एफएफसी भी ऊपर काफी ज्यादा जाता हुआ नजर आया है, ई फर्टिलाइजर भी जाता हुआ नजर आया है। लेकिन अब जो जुलाई की सेल्स आई हैं वो थोड़ी सी नीचे वाली साइड पे आई हैं। नेक्स्ट चलते हैं, पाकिस्तान ईरान सेट $3 billion टारगेट फॉर एग्री ट्रेड इन 2 years। दिस इज अ गुड थिंग। मैक्रो इकोनॉमिकली आपके नेबर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। गवर्नमेंट रेजेस रुपीज 1.3 ट्रिलियन थ्रू टी बिल्स, नो रेट कट इनसाइड। तो अभी जो है जो अकॉर्डिंग टू जो टी बिल्स का भी रेज किए उन्होंने पैसे, वो काफी हद तक इसमें कभी नहीं आई है। हो सकता है कि नेक्स्ट मुझे तो लगता है वैसे करना चाहिए स्टेट बैंक को, लेकिन जो टी बिल्स की ऑक्शन हुई है तो इससे हो सकता है कि नेक्स्ट आने वाला जो मंथ है उसमें शायद इंटरेस्ट रेट को कम ना किया जाए। बहरहाल ये 1.3 ट्रिलियन जो है गवर्नमेंट ने पैसे रेज किए। नेक्स्ट जो है, बैंक डिपॉजिट्स रीच 33.75 ट्रिलियन रुपीज। दिस इज गुड। हम ये ऑलरेडी बताते रहे हैं कि बैंक्स जो हैं वो काफी ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि डिपॉजिट्स को ज्यादा ग्रो किया जाए। तो मिजान बैंक बहुत ज्यादा डिपॉजिट्स बना रहा है, ग्रो कर रहा है। फिर इसके अलावा यूबीएल मेरा फेवरेट जो है, वो काफी हद तक उसने भी बहुत ज्यादा डिपॉजिट्स ग्रो किए हैं, और इसी वजह से आपको नजर आ रहा है कि बैंक्स के अंदर थोड़ी सी परफॉर्मेंस हो रही है। हालांकि ये मैं डिफेंसिव सेक्टर है, मैं थोड़ा सा इसको अवॉइड करवाता होता हूँ, लेकिन मैंने फिर भी 5 बैंक्स ऑलरेडी अपने एंड से बताए थे कि जिसमें आप कुछ एक्सपोजर ले सकते हैं, जिसमें यूबीएल वाज ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट। नेक्स्ट जो था वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये 2 थे। इसके अलावा बैंक ऑफ खैबर था, इसके अलावा जो था आपका बीआईपीएल था, और बैंक ऑफ पंजाब था। तो ये 5 जो थे बैंक्स मैंने बताए थे, अस्करी बैंक भी था। सो ये 5 बैंक थे, 6 बैंक थे तकरीबन, जिसमें आप थोड़ा बहुत एक्सपोजर रख सकते हो। नेक्स्ट जो है, थोड़ा सा स्टॉक्स वाइज बात की जाए, बहुत ज्यादा इसमें न्यूज नहीं थी इस वीक के अंदर, काफी तक रिजल्ट्स वगैरह भी आए हैं, और रिजल्ट्स काफी अच्छे भी आए हैं। पाकिस्तान एल्यूमिनियम बेवरेजेस, क्योंकि हमने बुल्स एंड बीयर्स में भी कुछ ऐसा पहले कवर किया था, और मैंने आपको बताया था कि ये रिकॉर्ड अर्निंग्स बनाएगा आने वाले वक्त के अंदर, क्योंकि अफगानिस्तान का जो बॉर्डर था वो बंद था कुछ अरसे पहले, वो दोबारा से खुला है। तो इनकी सेंट्रल जो एशियन कंट्रीज हैं वहां पे ये एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक्सपोर्ट ये ज्यादा स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये अर्निंग्स इनकी रिकॉर्ड आई है। ओजीडीसी कंप्लीट्स कमीशनिंग ऑफ जल मगजी प्रोजेक्ट। तो अगेन जो अभी
एक एक्सप्लोरेशन वगैरह कर रहे हैं, उसके प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, तो OGDC ने ये तकरीबन ये वाला प्रोजेक्ट भी पूरा किया। जरिया लिमिटेड एग्जीक्यूट्स फर्स्ट एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट टू यूएई, तो अगेन न्यू कंपनी है, इन्होंने अपनी पहली कंसाइनमेंट जो है वो यूएई, दुबई, अबू धाबी वाली साइड पे भेजी है, ठीक है। OGDC PPL इंक्रीजेस रेकॉर्डिंग फंडिंग टू $715 मिलियन फॉर फेज 1। अगेन ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पाकिस्तान के लिए है, रेकॉर्डिंग प्रोजेक्ट, अल्लाह करे बिल्कुल अच्छे तरीके से चलता रहे, कायम रहे, तो पाकिस्तान को इसका काफ़ी फायदा है। OGDC एंड PPL का तकरीबन 8% दोनों का ही हिस्सा है, 8%। तो इन्होंने थोड़ा सा फंडिंग को और ज़्यादा फेज 1 के अंदर बढ़ाने के लिए मंजूरी दे दिया, प्लान किया कि हम ये करेंगे, ठीक है। इंटरनेशनल स्टील्स का फिस्कल ईयर 25 का जो प्रॉफिट है वो तकरीबन 57% ड्रॉप हुआ है। ये भी मैंने आपके उसमें जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें कवर किया था, मैंने बाकायदा आप लोगों को बताया था कि HRC के रेट नीचे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये ट्रैक करते जाएं, HRC के रेट जब तक नीचे आए रहेंगे, इंटरनेशनल स्टील्स हो जाए, फ्लैट स्टील्स हो जाए, इनके ऊपर प्रेशर रहेगा, तो इसी वजह से इसके जो परसेंट प्रॉफिट है वो थोड़ा डिक्लाइन हुआ। ऑल्दो इसने परफॉर्मेंस दी है, लेकिन परफॉर्मेंस बजट की वजह से दी थी, ये भी मैंने इसी वीडियो में कवर किया था। तो लाजमी वीडियो को देखा करें, इसको छोड़ा ना करें, ठीक है। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड। जी बैक टू फराज भाई, जो टॉपिक्स वगैरह उसको KSN इंडेक्स का भी बता दें, टॉपिक्स का भी डिस्कस। डोंट स्किप द एड। अगर आज तक आपने इन्वेस्टमेंट की और आपको लॉस हुआ तो आपको समझ आ गई होगी कि बगैर इन्वेस्टमेंट सीखे हुए इन्वेस्ट करेंगे तो लॉस करेंगे। यहाँ पे मैं रेकमेंड करने जा रहा हूँ सरमाया.pk की ट्रेनिंग, जो कि आपको हेल्प करेगी कि कैसे अपने इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिटेबल होना है। महंगाई मसला नहीं है, मसला ये है कि हमें पता ही नहीं है कि इन्वेस्ट कहाँ से करें और ज़्यादा पैसे कैसे बनाएं। So do take सरमाया.pk courses and become financially healthy। अच्छा, 100 इंडेक्स का ओवरव्यू ले लेते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही परफॉर्म कर रहा है जब हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। हमारे बुलिश पॉइंट्स बढ़ गए थे और बेरिश कम हो गए थे। इसका ये मतलब था वेट ज़्यादा था बुल्स की तरफ, और हमने देखा कि रैली फिर कंटिन्यू की है और अभी तक स्टिल कर रही है। और जो टाइम साइकिल्स दिखा रही थी उसमें फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर या मिड ऑफ सितंबर तक इसको रैली को कंटिन्यू करना चाहिए। सो ओवरऑल अभी तक मार्केट बुलिश ही शो कर रही है। हाई राइज एंड हाई लोज लग रहे हैं। टाइम साइकिल्स में एडवांसिंग फेज़ है। वाइकॉफ की रिक्यूमुलेटिंग फेज़ के बाद जो एडवांसिंग फेज़ है वो स्टिल इंटैक्ट है। ऑल्दो नीचे बेरिश गैप्स बनी हुई हैं, अगर ये फिल होती हैं बहुत बड़ी करेक्शंस हो सकती हैं अगर इसको फिल करने गई। सो अभी तक क्या कहते हैं, अगर वो करेक्ट होती हैं और उसके बाद फिल होके बाउंस करती हैं तो ऑब्वियसली एक बुलिश साइन ही होगा बाद में जाके। सो ओवरऑल अभी तक मार्केट ठीक है। जो एक कंसर्निंग पॉइंट है यहाँ पे वीकली बेरिश डाइवर्जेंस बनी हुई है। बहरहाल वेट ज़्यादा है बुल्स का और यहाँ पे बेयर्स का वेट कम है। सो ओवरऑल इंटैक्ट है। लेट्स अज्यूम कि अगर ये आपका टॉप है, हम मान लेते हैं कि चलें थोड़ी देर के लिए कि 151 का हाई लगा दिया इसने। सो कभी भी मार्केट सिंगल टॉप पे डिफाइन नहीं होती कि एक सिंगल टॉप लगा और उसके बाद ये नीचे दोबारा चली गई 1,20,000 पे, 1,10,000 पे। सो मेजर थोड़ी बहुत करेक्शंस आ सकती हैं। लेट्स से यहाँ से 6-7 हज़ार पॉइंट्स की आ सकती है, क्योंकि आप रैली जो देख रहे हैं वो 1,15,000 से नॉन स्टॉप चली गई 1,50,000 तक, ठीक है। तो 35,000 पॉइंट्स में से अगर आपके 6-7 हज़ार पॉइंट्स करेक्ट हो जाते हैं सो अगेन वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। सेकेंडली यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ, अब यहाँ पे गोइंग फॉरवर्ड मार्केट में आप इंडेक्स को इतना ज़्यादा ना देखें। उसकी रीज़न ये है कि यूजुअली जब आपका इंडेक्स परफॉर्म कर रहा होता है तो आपकी जो फर्स्ट ईयर ब्लू चिप्स होती हैं वो परफॉर्म कर रही होती हैं, एंड देन जब उसमें ओवर बॉट कंडीशंस में आ जाती हैं या थोड़े लोग प्रॉफिट टेकिंग उसमें करना शुरू हो जाते हैं, जब वहाँ से प्रॉफिट टेकिंग होती है वो पैसा निकल के फिर सेकंड ईयर थर्ड ईयर स्टॉक्स में जाता है जो स्टिल अंडर वैल्यूड होते हैं, क्योंकि वो सेकंड ईयर थर्ड ईयर को भी इंडेक्स के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना होता है। इंडेक्स परफॉर्म कर चुका होता है और आपके जो स्टॉक्स हैं पोर्टफोलियो में अक्सर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में वो परफॉर्म नहीं किया होता। तो अब जब भी रैली एंड हो रही होती है बुलिश ट्रेंड की, जो छोटे वाले आपके स्टॉक्स होते हैं पेनी स्टॉक्स, सेकंड ईयर थर्ड ईयर, वो परफॉर्म करना शुरू हो जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा या आप लोगों में से काफ़ी शिकायतें आती हैं कि ओवरऑल मार्केट बढ़ गई लेकिन मेरा पोर्टफोलियो उतना नहीं ग्रो कर पाया जितना होना चाहिए था। उसकी रीज़न ही यही है कि चूंकि फर्स्ट ईयर स्टॉक्स पहले परफॉर्म करते हैं और सेकंड ईयर थर्ड ईयर बाद में करते हैं, अब सेकंड ईयर थर्ड ईयर की बारी है। सो मेरे ख्याल में अब यहाँ पे आप लोगों को ये अप्रोच रखनी चाहिए, जहाँ पे आपके जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर स्टॉक्स में हायर हाइज उनके ब्रेक हो रहे हो या एक्यूमुलेशन बॉक्स उनकी ब्रेक हो रही हो, सो उन पे नज़र रखनी चाहिए। अभी हम देख लेते हैं उस तरह के स्टॉक्स भी। और सेकेंडली लास्ट टाइम भी मैं बोल के गया था कि अगर आप लोग 50% कैश पर हैं और उसको यूटिलाइज़ करना चाहते हैं तो सैयद फराज इक्विटीज़ के अगर आप क्लाइंट्स हैं वहाँ आपको टाइम टू टाइम कॉल्स मिल रही थी
और सारी ऑलमोस्ट अच्छी परफॉर्म करके गई हैं। सो अभी भी अगर आप ये जानना चाहते हैं वो वाले पर्टिकुलर स्टॉक्स डे टू डे कब मिल रहे हैं आपको, तो अगेन आप वो प्रीमियम सर्विसेज या SFEL के क्लाइंट उसमें आ सकते हैं। सो ओवरऑल मार्केट इज़ बुलिश, अभी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। करेक्शंस आ सकती हैं, वो करेक्शंस अगेन बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी आप लोगों के लिए। सेकंड ईयर थर्ड ईयर के स्टॉक्स के ऊपर इसको देखना चाहिए। सो ये एक जर्नली कंक्लूड कर दिया मैंने इसको कि गोइंग फॉरवर्ड आप लोगों का एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। हमारा अब स्टॉक्स पर आ जाते हैं। अच्छा फराज भाई, मैं ज़रा अपने एंड से रेशियो ऑफ द वीक पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर आप स्टॉक्स को फिर हम एक ही दफ़ा आ जाते हैं, ठीक है। सो अच्छा, अब यहाँ पे हमने एक सेगमेंट स्टार्ट किया है जिसमें हम रेशियो ऑफ द वीक को हम थोड़ा डिस्कस करते होते हैं, तो मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। ऑल्दो मैंने इसको पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो कि बिल्कुल ही बेसिक बिगिनर लेवल से आ रहे हैं, जिनको थोड़ा सा मार्जिन वगैरह की फाइनेंशियल चीज़ों को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। सो ग्रॉस मार्जिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक मेजर रेशियो होती है जो कि आपको इनकम स्टेटमेंट में नजर आती है। और ये इनकम, इसका मतलब क्या होता है कि आप जो बेसिकली रेवेन्यू जो सेल कर रहे होते हैं उसमें से अगर आप रॉ मटेरियल की कॉस्ट, जो मेजर मेजर आपकी कॉस्ट होती है जो आपकी प्रोडक्ट के अंदर यूज होनी होती है डायरेक्टली, यानी कि अगर आप कोई टेक्सटाइल के अंदर काम कर रहे हैं तो उसके अंदर आपके जो कॉटन का रेट है, यार्न का रेट है, वो जो ओवरऑल आपको जो कॉस्ट पड़ी है वो आपकी सारी यहाँ पे आएगी, कॉस्ट में आएगी। तो उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और उसमें से आप रेवेन्यू में से अगर आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर दें तो वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट बन जाता है, ठीक है। अच्छा, ग्रॉस मार्जिन को कैलकुलेट कैसे करना है? जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट होगा आप उसको डिवाइड करते हैं रेवेन्यू के साथ, तो दिस इज ग्रॉस मार्जिन, ठीक है। और ग्रॉस मार्जिन शोज हाउ एफिशिएंटली कंपनी इज एबल टू जनरेट प्रॉफिट फ्रॉम इट्स सेल्स आफ्टर डिडक्टिंग द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। द हायर द रेशियो द बेटर the company is retaining at profit from each unit of revenue, ठीक है, indicating stronger pricing power, cost control and operating efficiency ऑफ द कोर बिजनेस, ठीक है। तो ये जाहिर सी बात है, जो कंपनी अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को आप पूरा देख रहे हो तो उसके अंदर जिस कंपनी का ये ग्रॉस मार्जिन ज्यादा है, ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा है, वो ओवरऑल ज्यादा अच्छा परफॉर्म भी कर रही होती है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा देखना होता है। ये खाली ये रेशो नहीं होती, उसके अलावा अर्निंग्स वगैरह, नेट प्रॉफिट सारी देखनी होती है। बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक आइडिया दे देता हूँ कि लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पे एक सीमेंट्स की सारी कंपनीज को देखते हैं, ये देखें बड़ा जबरदस्त वैसे अब सरमाया की वेबसाइट लग रही है, इसमें आप टोटल ओवरऑल वैसे स्टॉक्स भी हमारे जो डिस्कस करने वाले वो भी मैंने खोले हुए हैं, लेकिन द थिंग इज कि यहाँ पे आपको रेट्स भी सारे नजर आ रहे हैं। ये एक बड़ा मजेदार है कि टैब्स अगर आपने 10 कंपनीज का खोला है, 5 कंपनीज का खोला है, तो ओवरऑल आपकी प्राइस भी ऊपर नजर आ रही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लेट्स सपोज मैं चिराग सीमेंट को देख रहा हूँ और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि चिराग सीमेंट का मैं ग्रॉस मार्जिन जो है बाकी कंपनीज के साथ कंपेयर करूँ। तो आप सिंपल आओ, यहाँ पे पीएस कंपनी में आए, सबको सिलेक्ट कर लें, पावर सीमेंट, मैं सारों को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, जितनी भी कंपनीज हैं हम सबको देख लेते हैं एक ही दफ़ा, ठीक है। और यहाँ पे हम ये देखें, सबको हमने सेलेक्ट कर लिया, अटक सीमेंट, बाल, फिर हम यहाँ पे मेपल लीफ भी आ गया, सारों को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और जब हम इसको ऐड टू कंपैरिजन करेंगे तो ये सारी रेशियोज हमारे पास यहाँ पे जमा हो जाती हैं। और उसके बाद आप नीचे आओगे यहाँ पे, ठीक है, और इधर आपने एडिट रेशियोज पे आना है। एडिट रेशियोज में आके आप सिंपली प्रॉफिटेबिलिटी में आएंगे। यहाँ पे मैंने ग्रॉस इनकम मार्जिन सेलेक्ट किया हुआ है, आप इसको सेलेक्ट कर लें, फिर उसके बाद सेव रेशियो कर दीजिएगा। सेव रेशियो आप करते हैं तो यहाँ पे आपके पास ये सारी वैल्यूज आ जाती है, ठीक है। अब ग्रॉस इनकम मार्जिन को आप यहाँ पे इधर से थोड़ा सा मेंटेन करेंगे तो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा। मेपल लीफ जो है यहाँ पे देखें सबसे ज्यादा 40% है, ये हमारी टॉप पिक्स में भी से एक थी। चिराग सीमेंट का भी बहुत जबरदस्त 40% मार्जिन चल रहा है। वो एक अलग कहानी है कि इनको रॉ मटेरियल्स काफी सस्ते मिलते हैं, जिस एरिया में ये लोकेटेड है वहाँ पे रॉ मटेरियल इनको काफी सस्ता पड़ता है, ठीक है। कोहाट सीमेंट का भी बेहतरीन है, इसके अलावा जो है फौजी सीमेंट का भी आपका बेहतरीन है। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज सरमाया वेबसाइट टू चेक ग्रॉस मार्जिन ऑफ डिफरेंट कंपनीज। जी, बैक टू फराज। अच्छा, हमारे टॉपिक्स की बात कर रहे थे हम, और ARPL ये हमने एक दफ़ा पहले भी इसकी कॉल दी थी। लास्ट टाइम हमने लास्ट ईयर नवंबर दिसंबर में कॉल दी थी कि ये आपको मिले 390-87 के करीब, वहाँ से बढ़ के 498-500 हो जाएगा। तो हमारे दोनों टारगेट्स हिट हुए थे और ये 25% की राइट थी। गोइंग फॉरवर्ड उसके बाद हमने देखा कि ये दोबारा से वापस उन्हीं लेवल्स पर आया और फिर बाउंस करता हुआ ऊपर जा रहा था, और फिर इसने एक नए हाइज लगाए 532 के। अब ये ऑलमोस्ट अपनी ये जो रैली इसने शुरू की 357 से 532, उसके पिवटल पॉइंट पे आने के 50% रिट्रेसमेंट के ऊपर इस टाइम ट्रेड कर रहा है, और ये तकरीबन आपका एक हायर लो बना रहा है यहाँ पे। सो मेरे ख्याल में अगर यहाँ पे इसको बाय करते हैं 455, 450 के करीब और 440 के करीब, यानी कि 440 से 455,
ये आपकी जो बाइंग जोन बन रही है यहाँ पर, तो यहाँ से ये बाउंस करके दोबारा कोई 500 के करीब या 534, ये दोनों इसके टारगेट्स बनते हैं। सो ओवरऑल ये एक बुलिश उसमें है, कोई डाइवर्जेंस नहीं है इसके ऊपर। सो बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजीज पे रखें। एसएल मेरे ख्याल में इसका 425 का या 420 का होना चाहिए। सो 445 पे ख़रीदें 420 एसएल, और फिर आए करें 500 और 534 को। सो ये इसके ऊपर एक अच्छा टेक्निकल सेटअप बन रहा है और इसको राइड करके अच्छे पैसे बन सकते हैं। हमार ARPL हमने देखा था लास्ट ईयर भी, हमने इसकी कॉल दी, बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया। उसके बाद ये दोबारा उन्हीं लेवल्स पर आया था जो हमने बाय जोन सजेस्ट किया था, और फिर बढ़ के 534 जाके इसने नया हाई दिखाया। इस वॉलेटिलिटी के पीछे क्या कैटलिस्ट है, क्या ट्रिगर पॉइंट्स हैं फंडामेंटल्स के जो इस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं? अच्छा, बेसिकली आर्क रोमा जो है केमिकल इंडस्ट्रीज को बिलोंग करती है। केमिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर थोड़ा सा आप कह लें कि पिछले साल की निस्बत परफॉर्मेंस कुछ कंपनीज की बेहतर रही थी, बट मेजॉरिटी की इतनी ज़बरदस्त नहीं रही थी। जैसे EPCL उसने इतना ज़बरदस्त परफॉर्म नहीं किया था। लेकिन आर्क रोमा का जो पिछले साल था, ये इनका जो रिजल्ट्स थे वो नेगेटिव थे, और इस साल जो है वो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हुए हैं। तो ये एक पहली चीज़ तो बहुत बड़ा एक फैक्टर है कि आप एक कंपनी जो है वो टर्न अराउंड वाली साइड पे जा रही है। तो मैं ऑलरेडी बताता रहा हूँ कि टर्न अराउंड कंपनीज आपकी बेहतरीन परफॉर्म करेंगी। दूसरा इसमें टिगर था कि इस कंपनी ने, ये इंटरनेशनल कंपनी है, इसने एक हंट्समैन टेक्सटाइल के नाम से एक कंपनी थी, उसको एक्वायर किया है, और अब जो है तकरीबन ये 2 सेगमेंट्स के अंदर ज़्यादा डील कर रहे हैं, जिसमें टेक्सटाइल इफेक्ट्स के नाम से और पैकेजिंग टेक्नोलॉजीज जो है, ये दोनों कंपनीज के अंदर ये डील करते हैं। दूसरा ओवरऑल केमिकल्स जो है इन्हीं इंडस्ट्रीज को ये प्रोवाइड करते हैं। और एक बहुत बड़ा फैक्टर हुआ है, कुछ अर्से पहले हमने पाकिस्तान ऑक्सीजन लिमिटेड की बात की थी, हमने कॉल दी थी, तो वहाँ पाकिस्तान ऑक्सीजन लिमिटेड ने एक ये कहा था कि हम इंटरनेशनल एक कंपनी के साथ 15 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, और उन्होंने तब नाम नहीं बताया था, लेकिन उसके बाद नाम रिलीज कर दिया था। लेकिन दैट कंपनी वाज आर्क्रोमा पाकिस्तान, ठीक है। तो ये आर्क्रोमा पाकिस्तान ने हाइड्रोजन का गैस का जो है एक 15 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट किया है, और अकॉर्डिंग टू आर्क्रोमा पाकिस्तान ये इनके लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि ये ओवरऑल जो केमिकल्स बनाते हैं इसमें बहुत ज़्यादा इसमें ये चीज़ यूज़ होने वाली है। अच्छा, सेल्स नंबर वाइज देखा जाए तो सेल्स तकरीबन डिक्रीज की हैं, तकरीबन पिछले साल के निस्बत 3%। ग्रॉस मार्जिन इसका 22% है। नेट इनकम पिछले साल चूंकि लॉस चल रहा था, तो वहां से लेके अब तक जो है वो तकरीबन 20x आप कह लें नेट इनकम इनका इंक्रीज हुआ है। और जो मेजर चीज़ है, पिछले साल का जो रेवेन्यू था उससे तकरीबन ये 44% ईयर ऑन ईयर इसमें इंक्रीज आया है। वो उसकी वजह ये थी कि जो पिछले साल का जो क्वार्टर था, इसी साल मतलब जून जुलाई वाली अगर हम बात करें, तो उसमें रेवेन्यू बहुत कम आया था। तो बेस इफेक्ट की वजह से जो है इसके अंदर आपको ट्रिगर नजर आ रहा है। अच्छा, हमारे इसके अलावा जो सेकंड पिक है वो ट्रिपल GL की है, और ये हमने कल परसों ही हाईलाइट किया था, और उसके बाद ये कैप्स वाली परफॉर्मेंस दिखा रहा है। इसने अपना बहुत बड़ा एक ब्रेकआउट लेवल 10.7375 का ब्रेक किया, और उसके बाद ये 2 दिन से कैप होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अब जो टारगेट्स हैं, यानी कि पहली बात तो ये, जब भी ये करेक्ट हो नीचे आए इसको बाय करें। इसके जो टारगेट्स बन रहे हैं वो पहला 12.86, 14.36। ये जो इतनी बड़ी कंसोलिडेशन है, इसके ये टारगेट्स भी कम है 14.36 के, ये और भी परफॉर्म कर सकता है। सो बेहतर यही है कि जब भी आपको करेक्शंस में मिले, बाय ऑन डिप वाली स्ट्रैटेजी रखें इसके ऊपर, और फिर आए करें 14.36, और उसके बाद जो इसका नेक्स्ट लेवल बनता है वो तकरीबन आता है 16 के करीब का। सो बाय ऑन डिप वाली स्ट्रैटेजीज पे रखें और 16 के टारगेट्स को आए करें। हमारा ट्रिपल GL में क्या चल रहा है, इतनी ही बड़ी कंसोलिडेशन, एक्यूमुलेशन बॉक्स ब्रेक हुआ है। आई होप कि इसके ऊपर कुछ पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। गनी ग्रुप को ये बिलोंग करती है। हमने ऑलरेडी हम GGL तो हमारी टॉप 25 पिक्स में थी, तो अगेन GGL जो ट्रिपल GL है, इसने भी बेहतरीन, इसने ओवरऑल प्रोडक्शन वगैरह कर रहा है, फुल टाइम कैपेसिटी पे ये काम कर रहे हैं। अच्छा, ओवरऑल मैं बात करूं कि मार्केट शेयर जो है इनका तकरीबन चाइना का जो ग्लास ट्यूब सेगमेंट है इसमें तकरीबन 70% इनका पाकिस्तान से मार्केट शेयर है, और यूरोप के अंदर तकरीबन 15 to 20% ये मार्केट शेयर इनका विद इन पाकिस्तान, विच इज स्पेक्टेकुलर। ओवरऑल जो इनके पास एम्प्यूल मशीन्स हैं, 16 एम्प्यूल मशीन्स हैं और 5 वायल मशीन्स हैं जो ये अपनी प्रोडक्शन वगैरह बना रहे होते हैं, और तकरीबन 40 मिलियन की इनको एनुअल कैपेसिटी है। रिसेंटली इन्होंने क्या किया है कि 4 एम्प्यूल मशीन्स और डाली हैं, जिसकी वजह से इनकी जो कैपेसिटी है तकरीबन 50 एम्प्यूल्स पर मंथ पे चली गई है, विच इज अगेन प्रीटी गुड। तो इसके बाद जो है ओवरऑल अगर एक और चीज फैक्टर देखी जाए, तो इनका एक प्लांट था जो कि थोड़ी देर बंद किया हुआ था उन्होंने, उसको रिफर्बिशमेंट इनकी स्टार्ट हो गई है जून से, जिसकी वजह से आपको ये एकदम से रिजल्ट बेहतर नजर आएगा आने वाले टाइम के ऊपर भी। और कुछ इन जो एनालिस्ट हैं उनको ये पता भी था कि ये इधर सिलसिला चल रहा है, जिसकी वजह से आपको ये रैली नजर आती है।
रैली नजर भी आ रही है। और ये भी चीज़ ध्यान में रखें, ये टेक्निकल्स के ऊपर अक्सर आपको ये चीज़ें कम पहले पता लग जाती है। अच्छा, मैं यहाँ पे अगेन ये दोनों कंपनीज को हमने डिस्कस कर ली हैं, तो हम यहाँ पे मैं पहले दिखा देता हूँ ओवरऑल। जो पहले हमने ARPL की बात की, तो मैं यहाँ पे आके आपको थोड़ा सा इस चीज़ को दिखा देता हूँ कि पिछले साल जो मैं बात कर रहा था कि आपकी सेल्स निस्बतन ज़्यादा थी। आप सिंपल आओ यहाँ पे, अच्छा ये मैंने क्वार्टरली खोला हुआ है, अगर आप इस क्वार्टर को भी देखेंगे तो एक साल की निस्बत ये क्वार्टर आपको ये नजर आ रहा है कि नीचे वाली साइड है, ठीक है। लेकिन एक साल जो मैंने आपको पहले कहा कि ईयर ऑन ईयर आपको जो इंक्रीज नजर आ रहा है, वो आप यहाँ पे देखो, नेट इनकम तकरीबन आपकी 279 मिलियन नजर आ रही है। और जो लास्ट ईयर इसी क्वार्टर के अंदर दिस वाज अराउंड -182, ठीक है। तो ये चीज एक बहुत बड़ी ट्रिगर थी जिसके अंदर ARPL जो था आर्क्रोमा, वो बेहतरीन आपकी परफॉर्मेंस हुई। इसको आप इसी तरीके से देख सकते हो, ठीक है। फिर इसी तरीके से आप नीचे आए और यहाँ पे भी आप सिमिलरली अगर आप नंबर्स में देखना चाहते हैं, क्वार्टरली आ जाता हूँ मैं यहाँ पे, अगर आप नंबर्स वाइज देखना चाहते हैं तो अगेन इसको थोड़ा सा नीचे आके EPS आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आए, आपने भी EPS देखा 8.09 था, और पिछले साल जो था वो तकरीबन -5.29 चल रहा था, ठीक है। GGL में आ जाए इसी तरीके से, अगर आप इस साल का ईयरली अगर आप देखोगे, ये जंप काफ़ी ज़बरदस्त है। 2024 के अंदर अगर आप देखोगे 2.4 बिलियन से ये रफली तकरीबन 2.8 बिलियन पे ये तकरीबन इसका रेवेन्यू ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। और अगर आप नेट इनकम को देखेंगे तकरीबन 144 से तकरीबन ये 269 है। तो ये एक जंप आप देख रहे हो कि 100% से भी ज़्यादा है। सो ये होता है कि ओवरऑल आप नंबर्स को अच्छे तरीके से यूज़ करें, आप चीज़ों को देखें और इसके बेस के ऊपर भी आप एनालाइज कर सकते हैं। वैसे मैं एक काम ये करता हूँ कि जो ग्लास की हैं कुछ कंपनीज, इसको हम अगेन वो जो ग्रॉस मार्जिन था हम उसको देख लेते हैं, ताकि एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए हमें कि इस इंडस्ट्री के अंदर किसके जो ग्रॉस मार्जिन है ओवरऑल किसके ज़्यादा अच्छे जा रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, सो लेट्स सी, और ये मेरे पास जो अगेन रेशियोज के अंदर आके इसको मैं प्रॉफिटेबिलिटी में आता हूँ, ग्रॉस इनकम मैंने सेलेक्ट की, ठीक है। फिर मैं सेव रेशियो करता हूँ और यहाँ पे आके जो है ग्रॉस मार्जिन पे हम आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर आके हम देखते हैं कि किसका ज़्यादा है, और अगर आप यहाँ पे देखोगे GVGL का इस टाइम थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, फिर TGL का है, फिर GHGL का है, फिर GGL जो है ये तकरीबन 22% आ रहा है। सो अगेन काफ़ी हद तक ये अच्छी सारी कंपनीज बहुत ज़बरदस्त हैं और बेहतरीन यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं इनके मार्जिन वगैरह भी। जी, बैक टू फराज भाई। अच्छा अमार, इसके अलावा इस कंपनी ने अपने शेयर्स भी बाय बैक किए हैं, साइड ट्रांजैक्शंस में आ रहे थे। अगर कंपनी बाय बैक करती है अपने शेयर्स, अगेन कंपनी की मैनेजमेंट को पता है कि गोइंग फॉरवर्ड वो क्या करने वाली है। बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, ये न्यूज़ मेरे से एंड पे मिस हो गई थी, ये मैंने पढ़ी जरूर थी, मैंने एंड में पॉइंट लिखना भूल गया था। यस, दिस इज अ ह्यूज न्यूज़। तो ये बेसिकली इनकी जो लास्ट है क्वार्टरली रिपोर्ट आई है, इन्होंने मेंशन किया है कि हम इंटेंशन शो कर रहे हैं कि हमने दोबारा से शेयर्स की अपने बायबैक करनी है। और अगेन हम बहुत अरसे से कहते हैं जब भी कंपनी अपने शेयर्स की बायबैक करती है, एक ही रीज़न है कि उनको जो आगे स्टॉक्स अपने स्टॉक की परफॉर्मेंस जो है वो ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है। चलें, ग्रेट। हमारे इसके अलावा एक और शेयर टॉपिक में आ रहा है तारिक ग्लास के नाम से, और ये अपने एक बहुत ही खूबसूरत असेंडिंग पैरेलल चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है, और राइट नाउ ये अपने हाइस को ब्रेक करने की तैयारियों में है, और उम्मीद है कि ये यहाँ से बढ़ के ये अपने हाइस को ब्रेक करके ये जो रेजिस्टेंस बन रही है ट्रेंड लाइन की 290 के करीब आ रही है, उसको जाके टेस्ट करे। सो तारिक ग्लास को अगर एक्यूमुलेट करना है, थोड़ा सा करंट प्राइस पे बाय करें, और फिर अगर इसको बाय ऑन डिप वाली स्ट्रैटेजी पे लेते हैं 256 करंट प्राइस चल रही है, 238 240 पे ऐड करें, इसका स्टॉप लॉस 220 का बनेगा, और फिर आए करें कि 290 को जाके टेस्ट करें। ओवरऑल एक बहुत अच्छी बुलिश सिनेरियो में है, बुलिश रैली में है, और मुझे लग रहा है कि कंटिन्यू करेगा कि जब ये अपने 256 57 58 के हाइस को प्रॉपरली ब्रेक करे तो फिर ये फर्दर रैली इसकी जो है कन्वर्ट होती हुई नज़र आ रही है 290s के टारगेट्स को जाके टेस्ट करने के लिए। अमार, तारिक ग्लास में क्या चल रहा है और इसके रिजल्ट्स कैसे आए हैं अभी? अच्छा, तारिक ग्लास ऑलरेडी इट्स वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स ऑफ ऑल टाइम। ये लास्ट टाइम भी जब हमने इसकी कॉल दी थी तब भी मैंने कहा था बहुत बेहतरीन कंपनी है, और ओवरऑल ग्लास इंडस्ट्रीज की आप कह लें पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा फेमस कंपनी, सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर वाली कंपनी है। अच्छा, इसके जो वैसे मैं आपको बताता हूँ रेवेन्यू इसके बढ़ते ही जा रहे हैं। नंबर्स की बात की जाए तो रेवेन्यू तकरीबन 17% इसका बढ़ा है, ग्रॉस मार्जिन 29% बढ़ा है, अर्निंग्स जो है तकरीबन 15% बढ़ी है, और सारे नंबर्स बड़े ज़बरदस्त बढ़ते जा रहे हैं। EPS जो है इसकी ईयर ऑन ईयर जो है अगर क्वार्टर की वाइज देखी जाए तकरीबन 63% बढ़ा है। अच्छा, इसके अंदर एक जो सिनेरियो था जिसकी वजह से पहले इसकी परफॉर्मेंस
एक साल अभी कुछ 6 महीने से 4-5 महीने से ज़्यादा नज़र आ रही है, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी फ्लैट थी। उसकी रीज़न ये थी कि इसकी वन ऑफ एक कैश की पेमेंट इसको आनी थी, जो कि इसने इन्वेंट्री बेची थी बलोचिस्तान ग्लास लिमिटेड को। ये भी लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, तभी मैंने इसी चीज़ को बताया था कि ये एक सिनेरियो था जिसकी वजह से एकदम से इसकी अर्निंग्स पिछले साल बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो उसका बेस इफेक्ट जो था ना, उसकी वजह से स्टॉक पहले परफॉर्म नहीं कर रहा था। और जैसे ही हर इन्वेस्टर को पता होता है कि ये बेस इफेक्ट खत्म होना ही होना है, और जब वो खत्म हुआ तो उसकी बेस के ऊपर एकदम से बड़ी तेज से इसने शूट किया। दूसरी बात जो है, ये बॉटल सेगमेंट के अंदर फार्मास्यूटिकल्स के अंदर भी इनका जो ग्लास वाला प्लांट है वो भी ये स्टार्ट कर चुके हुए हैं। इसके अलावा 2.5 मेगावाट सोलर प्लांट के ऊपर भी इनका तकरीबन काम चल रहा है। डेली बेस पे ऊपर ये 1390 टन्स पर डे जो है ये तकरीबन प्रोडक्शन बनाते हैं, और 15,000 से ज्यादा इनके प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। ठीक है, सो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी जबरदस्त कंपनी है। बेहतरीन अमार। अच्छा, इसके अलावा अगर हम छोटे स्टॉक्स की बात करें सेकंड टियर थर्ड टियर में, फौजी फूड्स यहाँ पे आ रहा है, और फौजी फूड्स एक अपनी एक्यूमुलेशन बॉक्स को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, और अगेन बाय ऑन डिप वाली स्ट्रैटेजी पे इस पे होना चाहिए। अच्छी खासी बड़ी कंसोलिडेशन है, सो मोस्ट लाइकली ये रैली में कन्वर्ट हो जानी चाहिए। सो ये बहुत अच्छे लेवल्स हैं 17 के और 16.8575 यहाँ पे आए, बाय करने की कोशिश करें। स्टॉप लॉस फिर आप इसका रख लें, करीब रख लें, 16 का रख लें, और फिर जो आपके टारगेट्स हैं 18.6, और जो सेकंड टारगेट है वो इसका जो रीसेंट जनवरी का हाई था 19.75 का, उसको जाके टेस्ट कर सकते हैं। हमार फौजी फूड्स में तो हमने लास्ट टाइम भी इसको डिस्कस किया था, तो कंपनी तो प्रॉफिटेबल होना शुरू हो गई थी। अब क्या स्टेटस है, और गोइंग फॉरवर्ड आपको इसके क्या फंडामेंटल्स नज़र आ रहे हैं? बिल्कुल, ये मेरी टॉप 25 पिक्स में से भी एक है। ऑलरेडी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर भी चुकी है, और मैंने ये कहा था कि दोबारा से अगेन इसके अंदर कुछ ना कुछ बेहतरीन नज़र आ रही है। अच्छा, वैसे ओवरऑल कंपनी की फ्यूचर की बात की जाए तो ये खुद से कह रहे हैं कि 2029 तक जो है तकरीबन हम 100 बिलियन की सेल्स जो है हम टारगेट कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड, जो कि इस टाइम पे है इसकी तकरीबन 25 के पास राउंड अबाउट चल रही है विद। तो अगेन आप देख सकते हो कि 4 गुना ये ज़्यादा ये दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम इतने तक पहुंच जाएंगे। इसके अलावा जो वैसे इसमें देखा जाए तो एक्विजिशन इन्होंने किया अपनी सीरियल और जो आपके पास्ता की डिवीजन है, इनको एक जगह पे कर दिया हुआ है। फिर इसके अलावा जो एक इन्होंने देसी घी को इंट्रोड्यूस किया है, तो ओवरऑल जो इनकी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो मेन इनका ड्राइविंग फोर्स है। इसके अलावा जो है रॉयल ग्रुप ऑफ चाइना जो है उसके साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है टू प्रोवाइड बफलो मिल्क, तो ये एक्सपोर्ट करेंगे उनको। और एज अ कंपनी अगर रेवेन्यू वाइज देखा जाए तो तकरीबन 31% का रेवेन्यू इंक्रीज है पिछले साल की निस्बत। ग्रॉस मार्जिन तकरीबन 15% इन्होंने मेंटेन किया है। नेट मार्जिन जो है वो तकरीबन सेम है। और हम ये करते हैं कि ओवरऑल यहाँ पे आके इसको मैं कंपनी को दिखा भी देता हूँ। सो लेट मी जस्ट शेयर माई स्क्रीन, और हम इसको एक दफ़ा सरमाया की वेबसाइट पे भी देख लेते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले टीजीएल देख लेते हैं। टीजीएल जो है अगर एज अ कंपनी हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लें, सो रिसेंटली जो मैं आपको बात कर रहा था कि इनकी इनकम काफ़ी हद तक बढ़ी है, तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, वैसे तो 4,374 ये 2024 का है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 4,406 ये तकरीबन नेट इनकम आपको यहाँ पे सेम नजर आ रही है। ठीक है, लेकिन जो चीज मैं अभी आपको डिस्कस कर रहा था कि ये पिछले साल के अंदर एक क्वार्टर ऐसा गुजरा था जिसमें वन ऑफ इनको तकरीबन अर्निंग्स आई थी, तो उसकी वजह से ऐसा लगता ही है कि बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं आया। लेकिन अगेन जो पिछला क्वार्टर्स हैं उसको अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको ट्रू पिक्चर नजर आएगी। और अगर आप उसमें देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखो पिछले साल के क्वार्टर में तकरीबन 759 मिलियन था, फिर 896 बड़ा, फिर एक आध क्वार्टर में कम हुआ था। लेकिन अब जो है अगर आप देखें तो बड़ा बेहतरीन डबल फिगर्स में इनकी अर्निंग्स की ग्रोथ हो रही है, विच इज अगेन स्पेक्टेकुलर। तो ये चीज होती है कि अगर आप डेटा को थोड़ा सा एनालाइज कर लें तो आपको जबरदस्त किस्म की पिक्चर नजर आएगी। ठीक है, फौजी फूड्स के अंदर आ जाते हैं। फौजी फूड्स के अंदर जो है इसकी परफॉर्मेंस अगर आप यहाँ पे भी देख लो 1 ईयर के हिसाब से बेहतरीन इसकी परफॉर्मेंस जा रही है। अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो ये तकरीबन 8 रुपए का शेयर तकरीबन 16 रुपए का हो गया, डबल हो गया यानी कि। और इसके अलावा जो है वैसे भी आगे भी इसका फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। इनकम स्टेटमेंट में अगर आज आप आ जाते हो तो यहाँ पे अगर आप देखें तो पिछले 2-3 सालों के अंदर स्पेक्टेकुलर इसके प्रॉफिट्स जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नेट इनकम इनकी -2200 यानी कि बहुत ही ज़्यादा लॉस था, -2 बिलियन का लॉस चल रहा था। फिर इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता टर्न अराउंड किया, 600 मिलियन पे तकरीबन का प्रॉफिट आया, फिर अभी ये 656 मिलियन है, और इस टाइम पे तकरीबन ये 1 बिलियन के प्रॉफिट तक आ गए। तो अगेन ये चीज़ आप नज़र आ रही है आपको कि सरमाया की वेबसाइट पर आप आके इसको
एक एक कंपनी को चार्ट वाइज फौरी तौर पे देखें, बड़े मज़ेदार किस्म के चार्ट्स होते हैं और इसको आप यूज़ कर सकते हैं। जी, बैक टू फराज। बेहतरीन अमार, जिस तरीके से आप दिखा रहे हैं फंडामेंटल्स का डेटा, मेरे ख्याल में अब सबके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि यहाँ से रीड करके समझ सकें कि कंपनी की कैसी परफॉर्मेंस चल रही है। अच्छा, द नेक्स्ट पे केस IGI होल्डिंग्स, ये बहुत अच्छे अपर ट्रेंड में चल रही है, बुलिश ट्रेंड में चल रही है। बाय ऑन डिप यानी कि आप करेक्शंस के ऊपर बाय करें और राइट नाउ एक अच्छे लेवल पर है 330, और सस्ता मिल जाए आपको 312 315 के करीब, बहुत अच्छी बात होगी। अगेन सिंगल टॉप नहीं होता, बाउंस करेगा एटलीस्ट लोअर हाई बनाने के लिए, अपने इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के लिए हाइस को। तो 360 के इसके टारगेट्स, 360 62 के टारगेट्स रखे जा सकते हैं। सो बाय ऑन डिप वाली स्ट्रैटेजी पे रखें। रिमेंबर वन थिंग, ये इसकी कॉल हमने बहुत पहले भी दी थी और ये परफॉर्म किया था, जिसमें हमने कहा था कि 188 से ऊपर जाए तो फिर इसको बाय कीजिएगा, और उसके बाद देखें 188 से ऊपर जाते जाते ही ऑलमोस्ट डबल हो गया वहाँ से। लास्ट टाइम अमार ने भी इसकी बड़ी अच्छी आप लोगों को फंडामेंटल्स बताए थे। इस दफ़ा फिर अमार से पूछते हैं, अमार अभी तक स्टिल इसमें पोटेंशियल है कि परफॉर्म करे IGI होल्डिंग्स? बिल्कुल, मुझे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा बुलिश सिनेरियो नज़र आ रहा है, बिकॉज वन बिग थिंग कि इनसाइडर बाइंग बहुत ज़्यादा चल रही है, और ये छोटी बाइंग नहीं, काफ़ी बड़ी बाइंग चल रही है। दूसरी बात ये कि पैकेजेस इंडस्ट्री को बिलोंग करता है, बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, और मैंने ये चीज़ नोट किया कि जो पैकेजेस के इंडस्ट्री के जितने भी इनसाइडर ट्रांजेक्शन जब भी होती हैं, तो उसके बाद सारे स्टॉक्स तकरीबन रैली करते हैं। तो दिस इज एन इनसाइडर ट्रिप जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको सरमाया की वेबसाइट पे भी अभी आपको दिखाता हूँ। सो पहली चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखें, इनसाइडर बाइंग चल रही है। इसके अलावा जो है, ये बेसिकली कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर, पैकेजिंग के अंदर, फूड एंड बेवरेजेस, हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, फार्मा और IT कंपनीज। तो अगेन जो सैयद बाबर अली है, उनकी कंपनी होल्डिंग कंपनी है, तो ये अगेन अपनी ही कंपनीज के अंदर इनकी ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। रिसेंटली इन्होंने शेयर परचेज एग्रीमेंट किया है, 6% इन्होंने पैकेजेस के शेयर्स बाय किए फ्रॉम एनजो। तो ये इनका एक पहले ही पार्टनरशिप चली थी, तो उसमें से इन्होंने डिसाइड ये किया कि हम 6% इसके बाय बैक करेंगे। तो अगेन बाय बैक क्या साबित कर दिया कि आगे स्टॉक बेहतरीन परफॉर्म करेगा। नंबर वाइज देखा जाए, सेल्स तकरीबन 29% इंक्रीज किया है। अर्निंग्स जो है वो पिछले साल की निस्बत तकरीबन 75% डिक्रीज की है। ठीक है, जब डिक्रीज किया उसकी रीजन ये थी कि जो लास्ट क्वार्टर जो था इनका थोड़ा सा नेगेटिव आया था। उसकी वजह ये थी कि डिविडेंड नेस्ले की तरफ से ये दे वर एक्सपेक्टिंग सम डिविडेंड, लेकिन वहां पे ये थोड़ा नहीं आया, तो उसकी वजह से लायबिलिटीज के अंदर थोड़ा सा उन्होंने अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वो थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी होती है। तो उसकी बेस के अंदर इनकी वहां पे सिनेरियो थोड़ा सा कम नजर आया। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम आते हैं IGI HL के ऊपर, और नीचे अगर हम आके यहाँ पे आपको मैं बाय बैक दिखाता हूं, तो ये नंबर्स आप देखो कि कितने बेहतरीन नंबर्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ये आप देखो, सैयद हिना बाबर अली जो हैं वो यहाँ पे बाय बैक करी हैं। 6 अगस्त को उन्हें बाय बैक किया, 21 को भी बाय बैक किया। कितने शेयर्स करिए? 50,000 150,000 शेयर्स। तो काफी ठीक ठाक इनकी यहाँ पे बाइंग चली है। और इनसाइडर बाइंग अगेन जब भी हो तो आपको थोड़ा सा ये देखना चाहिए कि आगे आने वाले वक्त के अंदर थोड़ा सा बेहतर हो सकता है। सैयद हैदर अली ने भी बाय बैक किया, तो ये देख सकते हो कि ओवरऑल बाय बैक जो है इस कंपनी के अंदर काफी जबरदस्त है। हमारा अब ग्लोबल मार्केट्स पे आ जाते हैं। सबसे पहले डॉलर इंडेक्स को शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं। जिस तरीके से हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि डॉलर परफॉर्म करेगा या टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर ये बाउंस होता हुआ नज़र आ रहा है और जाके इस ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस को जाके टेस्ट कर सकता है। स्टिल मेरा स्टांस यही है कि इसमें एक थोड़ा सा बाउंस अभी बाकी है। अगर नहीं आता यहाँ से तो फिर हम देखेंगे कि क्या पॉइंट्स हैं जो इसको ट्रिगर करें कि ये फर्दर बेयरिश उसमें कंटिन्यू करे। वो फिर 97.61 का होगा। सो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, इस पे आप नज़र रखें। अगर ये 97.6 डॉलर इंडेक्स आपका नीचे को ब्रेक करता है तो फिर होपफुली आपकी जितनी भी मार्केट है, चाहे क्रिप्टो हो, ग्लोबल मार्केट्स हो, परफॉर्म करना शुरू हो जाएंगी बेहतर तरीके से। अगर नहीं करता तो इसमें एक बाउंस है जो इस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को जाके टेस्ट करे, फिर वहाँ पे देखेंगे कि फर्दर ये उसको ब्रेक करता है या नहीं करता। मेरे ख्याल में नहीं करना चाहिए, उसको रेजिस्टेंस को टेस्ट करे और फिर दोबारा ड्रॉप होकर साइडवेज हो जाए। सो ओवरऑल डॉलर इंडेक्स में थोड़ा सा बाउंस फ़िलहाल नज़र आ रहा है, जो कि एक ट्रेंड लाइन के जाके रेजिस्टेंस को टेस्ट करे। अब डॉलर इंडेक्स अगर आपका बढ़ रहा है तो फिर आपको एक ऐसी करेंसी देखनी होगी जो इसके अगेंस्ट वीकेस्ट हो। हम डिस्कस करते हैं उसको। पहले अमार की तरफ चलते हैं। अमार, डॉलर का डेटा भी रीसेंट टाइम्स में कैसा आया है और अभी आपको गोइंग फॉरवर्ड क्या नज़र आ रहा है कि डॉलर में स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की वजह से इसमें कोई ट्रिगर है कि बढ़ जाए फर्दर? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बताता चलो, मैंने वेडनेसडे को पब्लिक सेशन किया था अपने स्टूडेंट्स के साथ। जितने भी सरमाया की कम्युनिटी थी वो सारे वहाँ पे अवेलेबल भी थे, और मैंने
डॉलर के ऊपर काफी डिटेल में डिस्कस किया और मैंने ये बताया था कि आपका डॉलर जो है आने वाले वक्त के अंदर मुझे बुलिश नजर आ रहा है। उसकी रीजन ये थी कि कुछ अर्सा पहले अगर आप देखें तो बुलिश बेस के अंदर मैं बेरिश था काफी हद तक कि डॉलर बेरिश आपका रहेगा, लेकिन जो जो डाटा आपके पास आता रहता है तो उसकी बेस के ऊपर एक आइडिया मिल जाता है कि आपके डॉलर कहाँ जाने वाला है। तो मेजर जो डाटा आया जिसकी वजह से पूरी मार्केट भी हिली है, यूएस की मार्केट अगर आप देखें वो नीचे आ रहे हैं शुरू हो गई भी है, तो उसकी वजह ये थी कि पीपीआई का डाटा रिलीज हुआ था पिछले वीक और उसमें तकरीबन 0.9% जो था वो पीपीआई बढ़ गया मंथ ऑन मंथ, विच इज ह्यूज। और इसकी वजह यह है कि जो आपके ट्रम्प के टैरिफ लग रहे हैं, ट्रम्प के टैरिफ जो है वो अब नजर आ रहे हैं कि मैन्युफैक्चरर जो है ना वो ज्यादा उसके ऊपर हिट ले रहा है, यानी कि उसकी प्राइसेस थोड़ी सी वो ज्यादा बढ़ा रहा है अपनी प्रोडक्ट की, क्योंकि टैरिफ की कॉस्ट जो है उन्होंने किसी तरीके से कवर करनी है। और ये चीज ट्रिगर कर रही है फेडरल रिजर्व बैंक को कि भाई अगर आपका पीपीआई का डाटा ज्यादा बढ़ रहा है तो इसका मतलब है आने वाले वक्त के अंदर आपकी इन्फ्लेशन का नंबर नेक्स्ट मंथ के अंदर थोड़ा सा ज्यादा बढ़ सकता है। सो नेक्स्ट जो पॉलिसी अभी आपकी फेडरल रिजर्व बैंक की आने वाली है वो 17 सितंबर तक आएगी, उससे पहले अभी ये पॉलिसी नहीं आनी। तो तब तक जो है अभी आप देखोगे, मैंने ये वेडनेसडे वाले दिन सेशन किया, कल के दिन थर्सडे वाले दिन पार्लियामेंट के एक मेंबर ने भी बात की कि डाटा बहुत स्ट्रांग आ गया, हमें लगता है कि इंटरेस्ट रेट कट हमें नहीं करना सितंबर के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद पावर ने भी बात ये की कि डाटा हमारा बहुत स्ट्रांग आ रहा है तो हम देखेंगे कि अभी हमने इंटरेस्ट रेट को कट नहीं करना कि करना है। तो अगेन वो चीज, दो चीजें बहुत स्ट्रांग आई हैं जिसकी वजह से आपका डॉलर बड़ी तेजी से ऊपर गया है। यही चीज मैंने वेडनेसडे को मेंशन किया था, मुझे लगता है कि आगे जो आपके फेडरल रिजर्व बैंक के मेंबर्स हैं वो यही बात करेंगे कि हम बुलिश देख रहे हैं और बुलिश नजर आ रहा है। तो ये चीज आपको यहाँ पे ट्रिगर होती हुई नजर आ रही है। अच्छा, मैं वैसे भी एक करेंसी और भी बता देता हूँ जो मुझे लगता है कि थोड़ी सी वीक रहेगी। मुझे लगता है न्यूजीलैंड डॉलर जो है वो इस टाइम पे थोड़ा सा उसका डाटा वीक आया। सो अगर आगे आने वाले वक्त के अंदर उसका डाटा स्ट्रांग नहीं आते तो मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड डॉलर थोड़ा सा वीक रह सकता है एज कम्पेयर टू मतलब डॉलर के साथ उसको कंपैरिजन में आप देख सकते हैं। सही है अमार। फिर हम न्यूजीलैंड डॉलर का एक सेटअप देख लेते हैं जहाँ पे आप देख लेते हैं हम इसको कि कहाँ पे ये बेरिश होता हुआ आपको फर्दर नज़र आ रहा है तो भी ये बेरिश अभी तक, लेकिन यहाँ पे ना इसके ऊपर एक बुलिश डाइवर्जेंस बन रही है। सो हो सकता है एक बाउंस आए, बाउंस से फिर हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। तो अब मेरे लिए जो अच्छा लेवल होगा शॉर्ट करने का वो मैं रिट्रेसमेंट के ऊपर करूँगा, जो तकरीबन आपकी 0.58552 बनती है, ये लेवल बनता है शॉर्ट करने का। सो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से बाउंस आए, एक लोअर हाई बनाए, ट्रिगर करे और उसके बाद ये दोबारा नीचे को चला जाए, जो कि यहाँ पे एक डाइवर्जेंस बनी हुई है बुलिश की। सो सेल ऑन स्ट्रेंथ, यानी कि आप बाउंस के ऊपर इसको शॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर बाद में इसका जो लोअर हाई ये बन रहा है, अगर ये बुलिश डाइवर्जेंस है, चले एनीवेज इसको सिंपल रखते हैं। सिंपल ये रखते हैं कि रिट्रेसमेंट पे बाउंस आता है तो वहाँ पे इसका शॉर्ट सेटअप देख सकते हैं। ये अमार फंडामेंटल्स के ऊपर बता रहे हैं जो मुझे टेक्निकली लग रहा है। पाउंड यूएसडी जो हम काफ़ी टाइम से डिस्कस कर रहे हैं बेयरिश उसमें, सो इसमें भी तकरीबन वैसा ही सेटअप बना हुआ है, लेकिन इसमें कोई डाइवर्जेंस नहीं है। सो मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि यहाँ से बाउंस आए 1.3447 को या 1.34622 को, तो फिर मैं यहाँ से इसको शॉर्ट करूँगा। और इसमें एक तरीके का आपका एक हेड एंड शोल्डर बन रहा है, ये लेफ़्ट शोल्डर है, फिर राइट है और फिर हेड है, और फिर ये राइट शोल्डर अगर बनता है, ये लोअर हाई फिप की रिट्रेसमेंट इस पूरी रैली के ऊपर, और 1.34600 मेरा सेलिंग पॉइंट होगा। एसएल में रखूँगा 1.35120 और फिर टारगेट करूँगा इस जोन को जो कि 1.330 के करीब है। सो लास्ट टाइम भी जो हमारा सेलिंग लेवल था जहाँ लोअर लो ब्रेक होके इसको शॉर्ट करना था, वो ट्रिगर नहीं हुआ था। सो अब हम क्या कर रहे हैं, हम सेल ऑन स्ट्रेंथ यानी कि लोअर हाई के ऊपर वहाँ से इसको शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। सो ये दो सेटअप्स हैं टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर। न्यूजीलैंड डॉलर यूएस डॉलर जब वो बाउंस करे वहाँ पे उसको शॉर्ट सेटअप देखा जाए, या पाउंड यूएसडी को जो ये इस तरीके का सेटअप है इसको हम देख सकते हैं। अमर, पाउंड एज़ कम्पेयर टू डॉलर स्ट्रॉन्ग है या वीक है? डॉलर अभी फिलहाल तो बहुत स्ट्रेंथ में चल रहा है। अगर आप डॉलर के कंपैरिजन में देखेंगे तो पाउंड मुझे अब थोड़ा सा वीक नजर आना शुरू हो गया, लेकिन पिछले 2-3 वीक से थोड़ा सा ये इसके अंदर स्ट्रेंथ थी डॉलर पाउंड के अंदर। तो आने वाले वक्त के अंदर अगेन जो डाटा आएगा उससे ज्यादा बेहतरीन पता लगेगी, लेकिन मैंने ओवरऑल आपको न्यूजीलैंड डॉलर का बताया कि मुझे फंडामेंटली वो चीज ज्यादा वीक नजर आ रही है। अच्छा, हमारे आगे चलते हैं, गोल्ड के ऊपर बात करते हैं। गोल्ड डेली टाइम फ्रेम पे एक बेहतरीन रेंज में चल रहा है, जिस तरह मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि ये
21 22 अगस्त तक इसकी रेंज हो सकता है हम एक्सपेक्ट करें, और वो हमने विटनेस भी किया और उसी तरीके से ये चल रही है। सो डेली टाइम फ्रेम के आपके पास ये साइडवेज हुआ हुआ है, और रिमेंबर वन थिंग, ये जो साइडवेज रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर जब ट्रेडिंग हो रही होती है ना, इसमें आपके बहुत ज़्यादा एसएल्स हिट हो रहे होते हैं जो लोग एग्रेसिव ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। सो इसमें वेट एंड वॉच वाला सिनेरियो रखें। आसान लफ्ज़ों में, गोल्ड ओवर और सेकुलर बुल मार्केट का एसेट है। इसका ये मतलब है कि हमेशा बढ़ेगा, तो आपने अच्छे लेवल्स के ऊपर इसको एक्यूमुलेट करना है और बाय करना है। अगेन रिमेंबर वन थिंग, लेवरेज के कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से आपने समझना है। जितने पैसे आप डाल रहे हैं उतने ही पैसों का गोल्ड ख़रीदें। ये नहीं करना है कि आपने $1000 डालें तो $10,000 की आपने बाइंग कर ली। सो जो अच्छे अट्रैक्टिव लेवल्स हैं वो $3300 के करीब के हैं। लास्ट टाइम भी सजेस्ट किया था, वहाँ तक आया नहीं। सो जब भी ये यहाँ कहीं अच्छे सपोर्ट पे आए 3300 पे या 3280 78, इधर इसको बाय करें और फिर आए करें कि दोबारा बढ़ के $3400 को जाए। या एक और चीज़ हम ये भी कर सकते हैं कि ये जो अब इसने रेजिस्टेंस यहाँ पे शो की हुई है 334750 का जोन, अगर ये ब्रेक होता है तो फिर बाय करें, फिर आए करें आप 3374 के टारगेट्स को और $3400 के टारगेट्स को। सो ओवरऑल ये बड़ा स्लो मूव कर रहा है एज़ कम्पेयर टू पिछले 1-2 साल से जिस तरीके से इसमें मूव रही हैं, जितना वॉलेटाइल रहा है, जितना एग्रेसिवली ये बढ़ता रहा है। अब थोड़ा सा इसके ऊपर एक कूल डाउन या साइडवेज पीरियड चल रहा है, तो इसमें बहुत एहतियात से काम करना चाहिए जब तक ये प्रॉपर अपनी डायरेक्शंस बुलिश में दोबारा से कन्वर्ट ना कर दे। सो इसका आसान तरीका यही है कि जब भी आपको अच्छे सपोर्ट लेवल्स के ऊपर मिले वहाँ पे अटेम्प्ट करें, होल्ड करें, एंड देन इसको फिर इंतज़ार करेंगे बाउंस करें। सो अमार, गोल्ड के फंडामेंटल्स स्टिल सीजनैलिटी के ऊपर क्या लग रहा है, और गोल्ड के फंडामेंटल्स अभी तक आपको स्ट्रॉन्ग ही नज़र आ रहे हैं? अच्छा, फंडामेंटल्स पे अगेन डॉलर के अगेंस्ट चलना है इसने, और सीजनैलिटी की बात की जाए तो सीजनल इसके लास्ट वीक ऑफ जो अगस्त होता है वो बुलिश है। तो ये तो मैं आपको बता दूं, सीजनैलिटी के बेस के ऊपर ये बुलिश नजर आ रहा है। अगर फंडामेंटल्स की बात की जाए तो वो वीक है, ठीक है, क्योंकि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है तो गोल्ड वीक होगा। तो आप देखें दोनों उल्टे सिनेरियो हो गए हैं। अब यहाँ पे अगेन मैं ये कहता हूँ कि भाई तीसरी चीज डाल दो, टेक्निकल्स देख लो साथ साथ। तो टेक्निकल्स की बेस के ऊपर अगर आपको ब्रेकआउट वगैरह कभी मिलता है फिर आप एंट्री लो। देखिए मेरी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन तभी होती है जब आपको मुझे ये दोनों चीजें, बल्कि तीन चीजें, सीओटी को भी मैं डालता होता हूँ। सीओटी के अंदर भी मुझे एक कन्विक्शन नहीं मिल रही है अभी, क्योंकि गोल्ड के अंदर भी बाइंग रुकी हुई है थोड़ी सी। अगर ज्यादा होती है तो फिर तो मुझे ये बहुत तेजी से ऊपर जाता हुआ नजर आता है, लेकिन अगर भी वहां पे भी थोड़ा सा स्लो डाउन चल रहा है। अच्छा, इसके बाद हम ग्लोबल मार्केट्स पर आ जाते हैं, नैस 100 के ऊपर। और इसने अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखें, एक बेयरिश डाइवर्जेंस बनाई हुई थी और काफ़ी टाइम से बना रहा था, और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये इसमें करेक्शंस आएँ, जो हमने पूरे पिछले 5-6 सेशंस में देखा है कि स्ट्रगल करता रहा। अब चूंकि यहाँ पे बेयरिश डाइवर्जेंस आई है, लेकिन कल जो इसने परसों जो इसने कैंडल्स बनाई यानी वेडनेसडे को, उसके ऊपर इसने हिडन डाइवर्जेंस शो कर दी है। सो यहाँ पे अब मुझे ये लग रहा है कि ये साइडवेज हो जाएगा। इसका ये मतलब है कि आप इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को प्ले कर सकते हैं, और मेरे लिए हमेशा मैं इसमें अपॉर्चुनिटी देख रहा होता हूँ कि जब भी मुझे अच्छे लेवल्स के ऊपर मिले, करेक्शंस में मिले, तो मैं वहाँ पे अटेम्प्ट करूँ। मेरे लिए जो लेवल्स हैं इसके लिए वो 22,500-600 के बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। अगर ये करेक्ट होकर वहाँ तक आ जाता है तो फिर मैं अटेम्प्ट करूँगा इसको बाय करने की। अदरवाइज़ मेरे लिए अभी इसमें कोई पोटेंशियल नहीं है कि ये यहाँ से बाउंस करे और बढ़े। सो मैं इसका इंतज़ार ही करूँगा, अच्छे लेवल्स के ऊपर आए तो फिर मैं अटेम्प्ट करूँ। और जो इसमें करेक्शंस आएंगी, जो बेयरिश डाइवर्जेंस को डाइल्यूट करेगा, वो फिर उसी टाइम होगा जब इसमें ये नीचे के अच्छे सपोर्ट लेवल्स टेस्ट हो जाएं। सो ओवरऑल मैं इसमें इतना फ़िलहाल अभी कोई ट्रेड पोटेंशियल मुझे इसमें नज़र नहीं आ रहा। सो इंतज़ार ही करते हैं कोई अच्छा सेटअप इस पे बने तो फिर अटेम्प्ट करें। हमारे ग्लोबल मार्केट्स नैस 100 या S&P के ऊपर क्या आपको लग रहा है कि ये कब तक इस तरीके से करेक्शंस जोन में रहेंगी? अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक आउटलुक डिफरेंट देता हूँ, क्योंकि अगर सीजनैलिटी के ऊपर बात की जाए ना, तो सीजनैलिटी की बेस के ऊपर लास्ट वीक जो आपका अगस्त को होता है उसमें थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होती है। बहुत शार्प रिट्रेसमेंट नहीं है सीजनैलिटी के अंदर, थोड़ी सी रिट्रेसमेंट है। सो वो वैसे बेसिकली जब आपने न्यूजीलैंड USD का दिखाया भी था, तो न्यूजीलैंड डॉलर के अंदर भी ना जो डाइवर्जेंस हो सकता है बन रही है, उसकी वजह से शायद वो थोड़ा सा ऊपर जो नजर भी आ रहा है, वो नेक्स्ट वीक के अंदर हल्की सी हमें रिट्रेसमेंट नजर आए न्यूजीलैंड डॉलर के अंदर भी, स्टॉक मार्केट के अंदर भी, और आपका जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है वो भी शायद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिखा दे, जो कि आगे ये सजेस्ट करता है कि जो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से हमारा जो सीजनल स्टार्ट होते हैं वो नीचे वाली साइड पे स्टार्ट होते हैं। ये चीज ध्यान में रखें। सितंबर जो है मंथ वाइज बहुत ही ज्यादा बेरिश
होता है सीजनल्स की बेस के ऊपर इंटरनेशनली, लेकिन वो फर्स्ट जो 15 डेज हैं या 20 डेज हैं उसमें थोड़ी सी बेरिशनेस आती है। तो जो 17 सितंबर की जो मैं फेडरल रिजर्व बैंक की मीटिंग बात कर रहा हूँ, मुझे अभी भी यही लग रहा है कि इन्फ्लेशन का नंबर तो बहुत ज्यादा है, तो नेक्स्ट वीक के अंदर हल्की सी रिट्रेसमेंट आएगी, लेकिन फर्स्ट वीक के अंदर जो सितंबर है मुझे वहां से थोड़ी सी बेरिशनेस नजर आती है। तो डाटा भी अभी तक तो यही बता रहा है, लेकिन आगे देखते हैं हमें सिनेरियो क्या रहता है। सो अमार, अगर इसको कंक्लूड करें आसान लफ्ज़ों में, आपको ये लग रहा है और मुझे भी यही लग रहा है कि रिस्क ऑन एसेट्स जो हैं जैसे न्यूजीलैंड डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर और ये NAS 100, इसमें एक रिट्रेसमेंट है यानी कि बाउंस है, एंड देन उसके बाद हम यही अज्यूम कर रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स फिर स्ट्रॉन्ग रहेगा और ये सारी चीज़ें दोबारा नीचे आ जाएंगी। बिल्कुल ऐसे ही, एग्जैक्टली। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं क्रिप्टो के ऊपर, BTC USDT देखते हैं। और क्रिप्टो में हमारे पास डेली के ऊपर एक मैसिव सी पेयरिश डाइवर्जेंस बनी है, ये अच्छा साइन नहीं है। और उसके बाद ये अपना हायर लो इस टाइम 1,12,000 के करीब है, उसको भी ब्रेक कर रहा है। सो ओवरऑल लेकिन अब नीचे इस पे सपोर्ट यहाँ पे 1,10,000 पर है। मैं हमेशा से यही कहता रहा हूँ, अगर इसको बढ़ना है इन सपोर्ट लेवल्स को टेस्ट करके बाउंस करना एक्सपेक्ट करें, उससे बेहतर यही होता है कि उससे पहले ये सपोर्ट लेवल से ही मुड़ जाए और बढ़ना शुरू हो जाए। यानी कि जो लोग ऑर्डर्स लगा के बैठे हुए हैं इस सपोर्ट लेवल्स पे, उनको ना मिले और ये परफॉर्म करना शुरू हो जाए। एक सिनेरियो ये बनता है। दूसरा सिनेरियो ये बनता है कि ये सपोर्ट भी ब्रेक हो, स्प्रिंग लगे, लोगों का कॉन्फिडेंस शेक हो, एंड देन दोबारा बढ़ना शुरू हो जाए। अब डेली के ऊपर ये बेयरिश डाइवर्जेंस आ गई है और ये अपना हायर लो भी ब्रेक कर रहा है। ये फ़िलहाल इतना अच्छा पॉजिटिव साइन नहीं है, लेकिन हो ये सकता है कि दोबारा यहाँ से एक और बाउंस दे जो फर्दर एक रैली करे, चूँकि हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि ये टाइम साइकिल्स के ऊपर अभी इसमें 1-2 महीने हैं जो इसकी कंटिन्यूशन लेकर जाए 145-146 के करीब की। सो अभी देखते हैं, इस वीक में बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ये सपोर्ट लेवल्स को सस्टेन करता है या स्प्रिंग लगता है, यानी कि ब्रेक डाउन देता है, फिर वहाँ से दोबारा बाउंस करना शुरू करता है, तो ये एक अच्छा पॉजिटिव साइन होगा। ओवरऑल थोड़ा सा इसमें वेट एंड वॉच वाला सिनेरियो रखना चाहिए। अगेन मैं इसके ऊपर अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आऊँ तो मैं बाय ऑन डिप वाली स्ट्रैटेजी पे जाऊँगा, या मैं इसको एक्यूमुलेट करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इसके ऊपर अब शॉर्टर टाइम फ्रेम्स पे डाइवर्जेंस आना शुरू हो गई है और ये एक डिसेंडिंग आपकी वेज बन रही है जो बाउंस करेगी, और एक्सपेक्ट ये करेंगे कि यहाँ से रिवर्सल आए विद बुलिश डाइवर्जेंस। सो मेरे लिए जो की इंपॉर्टेंट लेवल है वो 1,14,860 या 1,15,000 का है। जब ये ब्रेक करेगा तो फिर ये रैली दोबारा कंटिन्यू हो जाएगी। अगर ये नहीं करता तो फिर मैं इसको आए करूँगा कि मेरे पास ये कहीं 1,07,000 या 6,000 के करीब आए और वहाँ से एक प्रॉपर शार्प रिवर्सल ले, एक और कंटिन्यूशन बनाए इस ट्रेंड की, ओवरऑल जो 140s को जाके टेस्ट करे। सो अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच। अगर ये 1,14,860-15 को ब्रेक करता है तो फिर इसमें आप लोग ट्रेड कर सकते हैं, अदरवाइज़ थोड़ा सा इंतज़ार करें। और जिनके पास होल्ड है नीचे से, हम लोग 80,000 से इसको राइड करते हुए आ रहे हैं इसी उस पर, सो मेरे ख़्याल में वेट करना चाहिए। कोई परेशानी वाली फ़िलहाल इसमें बात नहीं है, बाउंस आएगा इसके ऊपर। और अगर इथेरियम की बात करें तो इथेरियम पे तो रिवर्सल नज़र आ रहा है 1 आवर के ऊपर। इसके लिए अब बहुत सिंपल सा स्टांस है, 4385 या $4,400 को ब्रेक करे तो फिर हम 4550 को और 4700 के लेवल्स को आई कर सकते हैं। इसके ऊपर बुलिश डाइवर्जेंस आ गई, एक तरीके का कप एंड हैंडल या इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है। ये जब ब्रेक करेगा तो फिर इसको हम आई करेंगे ऊपर की तरफ। डाइवर्जेंस अच्छी है और ये सब अच्छे रिवर्सल्स की इंडिकेशंस हैं। सो ओवरऑल इस पे भी कीप एन आई ऑन दीज लेवल्स जो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, स्पेशली बाय स्टॉप जब ट्रिगर करना हो उसको, जब ये ब्रेक करे तो फिर ऊपर जाएगा। अगर ये नहीं करता है, डाइवर्जेंस फेल हो जाती है नीचे, फिर हम नीचे फिर काफ़ी इसमें पोटेंशियल है कि ये आपको और अच्छे लेवल्स के ऊपर मिल जाए, जो फिर आते हैं तकरीबन आपके यहाँ पे जो 3800 से लेके 3900 के करीब की सपोर्ट जोन है। सो फिर हम इन लेवल्स के ऊपर फिर इंतज़ार करेंगे कि हम दोबारा से इसके ऊपर अटेम्प्ट करें। बाय द वे, जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया उनको मैं बता दूं कि हम इसको बहुत अच्छे तरीके से नीचे से राइड करते हुए आए और हमारे जो टारगेट्स थे वो $4,500 के थे, वो हमने कर लिए। हम $1,500-$1,600 से इसको राइड करते हुए आ रहे हैं और हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये 4,500 या 5,000 पे जाएगा। ओवरऑल हमारी सरमाया कम्युनिटी में
इथीरियम के ऊपर जितने लोगों ने अकाउंट्स पास किए हैं, जितने लोगों ने पैसे बनाए हैं, वो हिस्ट्री है, वो मैं पहले भी दिखाता रहा हूँ। सो अब उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। सो अगेन वैल्यू बाइंग के लिए हम इंतज़ार करेंगे। अगर नीचे आ गया, यहाँ पे मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला, $4400 ब्रेक हुआ, तो फिर हम इसको दोबारा ट्रेंड को राइट करने की कोशिश करेंगे। सो ओवरऑल हमारा ये है, हमने क्रिप्टो भी कवर कर ली, ग्लोबल मार्केट्स में करेंसीज़ को भी देख लिया, गोल्ड को भी देख लिया। सो मेरे ख्याल में अब रैप अप करते हैं। परफेक्ट हो गया। चलें, और सारी मार्केट्स हमने ऑलरेडी कवर कर ली हैं। किसी में बुलिश पैटर्न नज़र आ रहे हैं, किसी में बेरिश पैटर्न नज़र आ रहे हैं। यही वजह है कि कैपिटल मार्केट्स इज़ वन प्लेस जहाँ पे आप फंडामेंटल्स चाहे यूज़ कर लो, टेक्निकल्स का यूज़ कर लो, दोनों का कॉम्बिनेशन कर लो, या खाली टेक्निकल यूज़ कर लें, तब भी आप अच्छे पैसे बना सकते हैं। सो इफ़ यू वांट टू बिकम पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग, मुझे पता नहीं ट्रेनिंग्स बंद तो हो गई हैं शायद, बट खैर एनीवेज अगर ट्रेनिंग खुली हुई है तो यू कैन गो फॉर फॉरेक्स फंडामेंटल्स की तो खुली हुई है, सो यू कैन गो रजिस्टर फॉर द ट्रेनिंग। और जो बाकी इन्वेस्टमेंट मास्टरी है या जो आपकी ट्रेडिंग मास्टरी है, अगर तो वो खुली हुई है तो यू कैन जस्ट गो रजिस्टर देम। और जिन्होंने रजिस्टर कर लिया फिर नए बैच में उनसे उन लोगों से मुलाकात होगी। चलिए नेक्स्ट वीक मिलते हैं। मेरी तरफ से, फराज भाई की तरफ से एंड सरमाया की तरफ से अल्लाह हाफिज़। सी यू गाइस नेक्स्ट वीक। सरमाया.pk, जहां हर फैसला बने सरमाया।